कैसे हैं आप लोग। मैं एम के वर्मा आपके लिए लेके आया हूँ साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आओ दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन और आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। क्वेश्चन पढ़ के आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित यौगिकों को उनके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ इथाइन, इथीन, इथेन। तो आप बिल्कुल सही जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको एल्काइन, एल्कीन, एल्केन ग्रुप के फार्मूले पता होना चाहिए। तो यहाँ मैंने ये फार्मूले लिखे हैं। आओ दोस्तों देखते हैं। तो एल्काइन का फार्मूला क्या होता है CnH2n-2 और एल्कीन ग्रुप का फार्मूला क्या होता है CnH2n और एल्कीन ग्रुप का CnH2n+2। जब पेपर में ये आते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि किस में -2 था और किस में +2 था। तो इसे याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है और देखते हैं। तो एल्काइन इसमें क्या आ रहा है आ, एल्कीन इसमें क्या आ रहा है ई, एल्केन इसमें क्या आ रहा है ए। तो क्या हो गया आ ई ए। आ हिंदी वर्णमाला में पहले आता है फिर ई फिर ए। तो आ कम होगा यानी CnH2n-2 होगा। क्या होगा CnH2n-2। फिर इसके बाद इसमें +2 ऐड किया, +2 किया हमने तो क्या होगा +2 से -2 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा CnH2n। अब इसमें +2 किया तो क्या बचेगा CnH2n+2। तो ये अब आपको याद हो गया। एल्केन CnH2n-2, एल्कीन CnH2n, एल्केन CnH2n+2। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, यौगिकों को उनके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको पता होगा एथ के लिए क्या आता है n का मान 2 आता है। एथ के लिए n का मान 2, मेथ के लिए 1। तो जब हम इस फार्मूले में 2 रखते हैं तो देखो क्या बनेगा एल्काइन का फार्मूला। तो एल्काइन ग्रुप में n का मान जब 2 रख देंगे तो क्या बन जाएगा इथाइन। तो C2 और यहाँ पर 2 रखेंगे यानी 2 2 जा 4, 2 माइनस किया तो 2 बचा C2H2। तो यहाँ पर वही लिखा है। इथाइन का फार्मूला क्या बन जाएगा C2H2। तो जिसमें सबसे ज़्यादा बंध होंगे उसके कार्बन बंध की लंबाई अधिकतम होगी और जिसमें कम होंगे उसके कार्बन बंध की लंबाई न्यूनतम होगी। तो सबसे ज़्यादा बंध किस में है इसमें, फिर उससे कम इसमें, फिर इसमें। तो क्या पूछ रहा है अनुसार बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले ये आएगा क्या आएगा इथाइन, फिर क्या आएगा इथीन, फिर इथेन। इथाइन, इथीन, इथेन। ये अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्वेश्चन याद हो गया। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय श्रेणी का समूह बनाता है। तो आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। तो आप बिल्कुल सही जाते हैं। अब हम यहाँ समझते हैं सजातीय श्रेणी। सजातीय बोले तो एक ही ग्रुप के, एक ही समूह के, मतलब अगर एल्काइन है तो एल्काइन ग्रुप हो, एल्कीन है तो एल्कीन हो, एल्केन है तो एल्केन हो। तो हम इसमें देखते हैं ऑप्शन ए बी सी क्यों नहीं होंगे। इथेन, मिथेन, प्रोपीन, ये तो एल्केन ग्रुप थे लेकिन प्रोपीन नहीं था। तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ऑप्शन बी क्या कह रहा, ये तो एल्केन ग्रुप में आते हैं लेकिन इथाइन नहीं आता। ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटीन। आंसर सही होने के लिए क्या होना चाहिए था ब्यूटाइन, तब ये आंसर सी हो सकता था। ऑप्शन डी इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। ये एल्काइन ग्रुप का है तो ऑप्शन डी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ। ऑप्शन डी के साथ 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप बिल्कुल सही जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैंने एक बार डिग्री सेंटीग्रेड बोला और एक बार डिग्री सेल्सियस बोला। तो हम आपको बताना चाहेंगे जो डिग्री सेंटीग्रेड होता है वो पुराना नाम है और अभी मॉडर्न नेम इसका क्या चलता है डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर का यूनिट अभी क्या चलता है डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन को करने के लिए आयतन और घनत्व का तापमान के साथ जो ग्राफ खींचा जाता है वो ग्राफ आपका क्लियर होना चाहिए। इस क्वेश्चन को एग्जामिनर कई तरीके से पूछता है। जब आपके ग्राफ के कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप इन क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। इस क्वेश्चन में 4 डिग्री सेल्सियस तो याद रह जाता है लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन न्यूनतम था या अधिकतम था, ये कंफ्यूजन बनी रहती है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने ये ट्रिक बनाई है। अगर हम हिंदी वर्णमाला के क्रम के अनुसार देखें तो आ पहले आता है और घा बाद में आता है। तो आयतन आ पहले आता है तो आयतन कम होगा और घा बाद में आता है तो घनत्व अधिकतम होगा। तो ये ट्रिक आपकी काम करेगी।
पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं हिलकेंगे कि आयतन न्यूनतम था। आपको याद रहेगा आ पहले आता है तो आयतन न्यूनतम होगा, घ बाद में आता है तो घनत्व मैक्सिमम होगा। और आपको सीधा कटोरा उल्टा कटोरा का भी कॉन्सेप्ट यहीं से तैयार हो चुका है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, कौन सा रूप है जो कि एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होता है? ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन बी ऊष्मा ऊर्जा, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा या डी यांत्रिक ऊर्जा। तो आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ रासायनिक ऊर्जा, तो आप बिल्कुल सही जाते हैं। अब जब हम साइकिल चलाते हैं तो उस समय ऊष्मा ऊर्जा यानी हीट उत्पन्न होती है, और ये पूछ रहा नहीं होता, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। सी देखते हैं गतिज ऊर्जा, हाँ गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। यांत्रिक ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। यांत्रिक ऊर्जा से ही साइकिल चलती है। तो यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती हैं, लेकिन रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती। जब हम कोई चीज खाते हैं तब हमारे अंदर रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिससे रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? तो आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ, किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। ये एज इट इज डेफिनेशन से यानी कि मास की डेफिनेशन से क्वेश्चन बना है, कई बार पूछा गया है, तो आप मास की डेफिनेशन याद कर लें। किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। अब इसके ऑप्शन कुछ इस टाइप के होते हैं कि आपको देखने में सही लगेंगे और आप ऑप्शन ए को ही मार के चले आएंगे। तो देखो क्या कह रहा है, किसी वस्तु का द्रव्यमान दिशाहीन होता है। हाँ होता है दिशाहीन, इसलिए ये एक अदिश राशि है। आपको बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन ये परिभाषा नहीं है, मास की डेफिनेशन नहीं है। मास की डेफिनेशन किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है? तो आप जाते हैं ऑप्शन ई के साथ द्रव्यमान, तो आप बिल्कुल सही जाते हैं। अब ये अन्य तीन ऑप्शन क्यों नहीं होंगे और डिस्कस करते हैं। तो हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर क्या होता है, जी एम एम ए अपॉन आर स्क्वायर। एम ई यहाँ पर क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान। एम क्या है, जिस पिंड पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसका द्रव्यमान। जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। एफ को हम तोड़ लेते हैं एम इंटू जी, तो यहाँ से एम एम से कैंसिल हो गया, क्या बचा, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। इस फार्मूले से निष्कर्ष निकलता है, जो गुरुत्व के कारण त्वरण होता है वो पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यानी जो गुरुत्व के कारण त्वरण का मान निकाला उसमें पिंड का द्रव्यमान नहीं आया, तो उस पर निर्भर नहीं करता है। यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था। पृथ्वी का आकार पृथ्वी के आकार पे करता है, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी का द्रव्यमान लिया है। अब अगर पृथ्वी का आकार छोटा होगा तो द्रव्यमान कम होगा, तो यहाँ से ये डिपेंड करता है। शीर्षलंब ऊंचाई पर डिपेंड करता है, ये दूरी है। और गहराई गहराई पे भी करता है, यानी दूरी आएगी तो दूरी पे करता है। सी पिंड का द्रव्यमान इसके त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। यह भी हमने आपको समझाया था। यही कारण है जब अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं को मुक्त रूप से नीचे छोड़ा जाता है तो उन पर समान त्वरण कार्य करता है। अब मुक्त रूप से बोले तो वैक्यूम में ये क्वेश्चन आ चुका है। मुक्त रूप से नीचे छोड़ा जाता है, वातावरण में छोड़ा जाता है या वायु में छोड़ा जाता है या आकाश में छोड़ा जाता है, तो उसमें एक ऑप्शन था वैक्यूम में, तो उसका आंसर क्या था, वैक्यूम, निर्वात। ये जी का मान है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान है। इसको आप याद कर लें, 3-4 बार पूछा गया है। जी बराबर क्या होता है, 6.6734 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से कौन प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? तो आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ बल, तो आप बिल्कुल सही जाते हैं। किसी भी वस्तु पर बल लगाने के लिए दूसरी वस्तु का होना आवश्यक है। आप बिल्कुल सही समझे, किसी भी वस्तु पर बल लगाने के लिए दूसरी वस्तु का होना आवश्यक है। तो बल एक ऐसी राशि है जो प्रकृति में कभी अकेले उत्पन्न नहीं हो सकता। नेक्स्ट
क्वेश्चन 9 खींचने का एक उदाहरण है। तो आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ ध्वज फहराना, तो आप बिल्कुल सही जाते हैं। अब फिगर में यहाँ पर एक आदमी ध्वज खींचते हुए दिखाई दे रहा है, ध्वज फहराते हुए दिखाई दे रहा है। तो खींचने का एक उदाहरण है ध्वज फहराना। ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है, आप याद कर लेना, क्योंकि हम ध्वज को खींचते हैं, रस्सी को खींचते हैं तभी ध्वज फहराया जाता है। आपने देखा, फिगर में भी देखा, ध्वज को खींच के ही फहराया जाता है। दरवाजा खोलना धक्का दे के खोलते हैं, लड़के को धक्का देना धक्का ही दे रहे हैं, खींच नहीं रहे हैं। पर्दा उठाना भी हम एकदम उठा देते हैं, उसमें खींचने का कोई प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट। क्वेश्चन 10 निम्नलिखित में से कौन एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है? तो आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन, तो आप बिल्कुल सही जाते हैं। आओ दोस्तों इसका कंसेप्ट देखते हैं। तो यहाँ पर ये एक छोटी सी बॉल थी, इस पे हमने संतुलित बल लगा दिया। क्या लगा दिया? बैलेंस फोर्स लगा दिया। चारों डायरेक्शन में समान फोर्स लगा दिया, तो ये इधर खींच रहा, ये इधर खींच रहा, तो इतना इधर बढ़ गया, इतना इधर बढ़ गया। सेम इधर हुआ, तो ये चारों डायरेक्शन में सेम बढ़ गया। छोटा बॉल फोर्स लगाने पे, संतुलित फोर्स लगाने पे क्या हो गया? इतना बड़ा हो गया। अब आप हमें ये बताएं, जो छोटी वाली बॉल है और एक बड़ी वाली, छोटी वाली को ही हमने बड़ी वाली बॉल बना दिया, क्या? फोर्स लगा के। तो इसके पोजीशन में कोई चेंज हुआ? जो इसका सेंटर ओ था उसमें कोई चेंज हुआ? अवस्था में चेंज हुआ? नहीं हुआ। जब अवस्था में चेंज नहीं हुआ तो ऑप्शन ए गलत हो गया, क्योंकि ये कह रहा है कि परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए कह रहा, पढ़ो, एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। तो ये कह रहा होता है, तो ऑप्शन ए गलत। एक वस्तु की गति दिशा में परिवर्तन, गति दिशा में, इसका सेंटर जहां था वहीं रहा, यहाँ पहुंच गया? नहीं पहुंचा, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। और दिशा में तो गति ही नहीं हुई, तो दिशा में परिवर्तन क्या होगा? तो ऑप्शन बी गलत हो गया। ऑप्शन सी एक वस्तु की गति में परिवर्तन, गति में परिवर्तन नहीं हुआ, गति कुछ नहीं हुई। किसमें परिवर्तन हुआ है? सिर्फ आकृति में, एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन। पहले छोटी बॉल थी, बैलेंस फोर्स लगाने पे, संतुलित बल लगाने पर ये बड़ी बॉल हो गई। अब इसकी अवस्था में परिवर्तन कब होता? अवस्था में परिवर्तन या गति में परिवर्तन कब होता? तो आओ देखो, जब हम यहाँ से ये फोर्स हटा दें और ये भी हटा दें, तो क्या होगा? ये लग रहा, ये लग रहा, अब इसे ये यहाँ पर ले जाएगा, इधर ले जाएगा, तो इसका जो सेंटर है उसमें चेंज हो जाएगा ना, यहाँ से ये यहाँ पहुंच जाएगा, तो इसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। और गति में भी परिवर्तन हो जाएगा, फिर दिशा में भी परिवर्तन हो जाएगा। अगर इस पे असंतुलित बल लगाया जाए तो इसकी चाल, गति, स्थिर अवस्था आदि में परिवर्तन होगा। यही ये नोट कह रहा है। क्या कह रहा है? यदि किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो वस्तु की चाल, गति, स्थिर अवस्था आदि में परिवर्तन होता है। तो देखो दोस्तों, हमने आपको 10 क्वेश्चन स्मार्ट ट्रिक विद कंसेप्ट करा दिए। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा, स्पेशली मेरी मेहनत, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आओ दोस्तों, इन क्वेश्चनों को लॉन्ग टर्म तक, मरते दम तक याद रखने के लिए एक रिवीजन करते हैं। क्वेश्चन 1 निम्नलिखित यौगिकों को उनके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आप जाते हैं ऑप्शन सी इथाइन, इथीन, इथेन के साथ, तो आप बिल्कुल सही जाते हैं। फार्मूला क्या बताए थे? एल्काइन, एल्कीन, एल्केन। एल्काइन क्या था? CnH2n-2, ये आप पहले आता है तो माइनस होगा, एल्कीन ECnH2n। एल्केन ए बाद में आता है तो +2 होगा। अब ये आपको याद हो गया। यहाँ पर क्या कह रहा था? कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में, तो सबसे ज्यादा बंध किसमें है? इसमें, फिर उससे कम इसमें, फिर उस सबसे कम इसमें। तो सबसे पहले कौन आएगा? ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। इथाइन, इथीन, इथेन। नेक्स्ट। क्वेश्चन 2 निम्नलिखित में से कौन सजातीय श्रेणी का ग्रुप बनाता है? तो आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, तो आप बिल्कुल सही जाते हैं। और किसी में सजातीय श्रेणी नहीं है। नेक्स्ट। क्वेश्चन 3 किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ 4 डिग्री सेल्सियस, तो आप बिल्कुल सही जाते हैं। पहले आता है तो आयतन कम होगा। 4 डिग्री सेल्सियस तो पता ही रहता है। यहाँ ग्राफ का कंसेप्ट क्या था? पहले आपने सीधा कटोरा बनाया था, फिर उल्टा। हमसे पूछ ले 0 डिग्री सेल्सियस पर आयतन क्या होगा, तो अधिकतम होता है, और 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन न्यूनतम होता है, फिर बढ़ता जाता है। पूछ ले 0 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व क्या होता है, तो हम क्या लगाएंगे? न्यूनतम। और 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व क्या होता है? मैक्सिमम, फिर घटता जाता है। नेक्स्ट। क्वेश्चन 4 कौन सा रूप है जो कि एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होता है? रासायनिक ऊर्जा खाते समय उत्पन्न होती है, तीनों उत्पन्न होती हैं, ऊष्मा, गतिज ऊर्जा या आंतरिक ऊर्जा साइकिल चलाते समय, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट। क्वेश्चन 6 द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? सीधे डेफिनेशन से आया है क्वेश्चन। किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है।
क्वेश्चन 7 निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता? कौन अकेले नहीं होता? ऑप्शन सी बल, कभी भी अकेले नहीं होता है। क्वेश्चन 9 खींचने का एक उदाहरण है, फिगर में आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ ध्वज फहराना। क्वेश्चन 10 निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है? तो आप चाहते हैं ऑप्शन डी के साथ एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन। जब हम छोटी वस्तु पर किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं, बैलेंस फोर्स लगाते हैं, तो उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है? आकृति में परिवर्तन होता है। असंतुलित बल लगाया जाता है तो चाल, गति, स्थिर अवस्था। असंतुलित बल लगाएंगे तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। ओ का पहले यहाँ है सेंटर, फिर बदल जाएगा। तो संतुलित फोर्स में सेंटर सेम रहता है, आकृति में परिवर्तन होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर घड़ी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आप अपने किसी प्रॉब्लम या टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक्स।